एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ करवा रही हूँ साइंस पेपर 2 के लिए। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, खास करके सीटेट और स्टेट जो टेट होता है उसके लिए पेपर 2 के लिए है ये, जूनियर लेवल के लिए। जिसमें मैं पहला चैप्टर स्टार्ट की थी जो भोजन था, फूड एंड इट्स कंपोनेंट वाला चैप्टर। इससे जो है इसमें मैं देखिए क्या क्या करवा चुकी हूँ। पहले मैं ये बता चुकी थी कि फूड किसे कहते हैं और जो पौधे होते हैं उनके कौन कौन से पोर्शन खा सकते हैं, किस पौधे की जड़ को यूज़ करते हैं, किसके तना को यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। जिसमें से देखिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और ये वसा है और मिनरल्स है, वाटर है, फाइबर है। इसमें से ये इतने पढ़ चुके हैं हम, जिसमें अभी प्रोटीन वाला बाकी है। आज हम प्रोटीन पढ़ेंगे प्लस बैलेंस डाइट किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी के लास्ट में दिया हुआ है भोजन एंड इट्स कंपोनेंट वाले चैप्टर में। चलिए देखते हैं, हम विटामिन से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सब मैं कल पढ़ा चुकी थी, अब विटामिन से स्टार्ट करेंगे आज। प्रोटीन है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में कल बताई थी। अब हम पढ़ेंगे विटामिन को। इससे पहले मैं थोड़ा सा पिछली क्लास का बता दूं। देखिए जिसमें क्या था, फैट था प्लस कार्बोहाइड्रेट था। ये क्या था, ये एनर्जी गिविंग फूड था, एनर्जी गिविंग फूड था। फैट और कार्बोहाइड्रेट, अगर दोनों के कंपेरिजन में पूछा जाए किससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो फैट से, ठीक है। और मैं बताई थी जो फाइबर होता है, इसमें क्या होता है, रेशा जो होता है, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। बस क्या होता है, ये सिक्रेशन में हेल्प करता है। हमारा जो अंदर का सिस्टम होता है, आंत वगैरह, लीवर है, उसके लिए अच्छा होता है रेशेदार फूड जो होता है। और प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है। अब चलिए देखते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं। इनका काम होता है शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बीमारियों से बचाए रखना बॉडी को। विटामिन को देखते हैं, इसकी खोज 1911 में सी फंक ने की थी। अगर पूछा जाए विटामिन शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था तो उसका सी फंक का ही नाम आएगा कि विटामिन का जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। और खोज कब हुई थी, 1911 में सी फंक ने किया था और इन्होंने ही ये शब्द भी विटामिन दिया। फिर देखते हैं आगे, इट्स ओनली प्रोटेक्ट आवर बॉडी। अगर बोला जाए कि आप विटामिन से कोई एनर्जी मिलती है तो एनर्जी नहीं मिलता। ये क्या करता है, ओनली प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम डिसीजेस। किससे, डिसीजेस से, सिकनेस से ये प्रोटेक्ट करता है, बीमारी नहीं होती इससे। नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बस क्या करता है हमारी बॉडी को डिसीजेस से, सिकनेस से बचाता है। फिर है, इट कीप्स आवर आइज़, जो आँखें हैं हमारी, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी। इनको क्या करता है, हेल्दी करता है, आँखों को, हड्डियों को, दांतों को, जम्स मतलब मसूड़ों को। ये क्या करता है, हेल्दी बनाता है विटामिन जो होता है। तभी तो देखिए जो जम्स होते हैं, मसूड़ों से खून आना किसकी कमी से होता है, स्कर्वी जिसे बोलते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन क्या करता है, इन सब चीज़ों को हेल्दी बनाता है। और देखिए विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, आँखों से रिलेटेड दिक्कत आ जाती, मतलब क्या करता है, आँख को भी हेल्दी बनाता है। फिर रिकेट्स हो जाता है, जो जिसमें हड्डियाँ क्या होती हैं, एकदम पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाता है, चलने की स्थिति में नहीं रह जाता बच्चा, ये हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और टीथ जो होता है, दांत होता है, ये भी कमज़ोर हो जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो वाटर सॉल्युबल होता है, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो होता है वो कम होता है, बी और सी ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और अगर ऑप्शन में कहीं दिया रहे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी सब्जी बोला जाए या चावल बोला जाए इसको धुलने पे ख़त्म हो जाएगा, तो यही दोनों विटामिन है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जो विटामिन वाटर में घुल जाएगा वो उससे, अगर कोई खाद्य पदार्थ है उसको धुलेंगे तो वो ऑलरेडी मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो विटामिन पानी में घुलने वाला है। तो मतलब अगर हम धुल रहे हैं तो उसे कोई भी फूड है खाने वाला, वो कंपोनेंट है, उसे हम धुल रहे हैं तो विटामिन बी और सी यही वाटर में घुलेगा, तो ये वाटर में घुल के निकल जाता है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन बने कि इस मतलब फूड को धुला जा रहा है तो उसमें कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाएगा, तो बी और सी नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी दिया रहा है इसमें से सही लगा देंगे। फिर है फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो होता है ए, डी, ई, के। इनको छोड़ के जो भी विटामिन बचते हैं सारे फैट में सॉल्युबल विटामिन होते हैं। चावल को धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। जब चावल धुला जाता है तो विटामिन B1 जो होता है वो इसमें से नष्ट हो जाता है। विटामिन डी,
विटामिन डी एक्ट एज हार्मोन सिक्रेशन, ये हार्मोन सिक्रेशन की तरह कार्य करता है। एंड एक्टिव इन सनलाइट, ये एक्टिव कब होता है? सनलाइट में। जब सनलाइट में जब हम धूप में जाते हैं, सनलाइट हमारे बॉडी पे पड़ता है, तभी विटामिन डी का निर्माण होना शुरू होता है। ये हार्मोन सिक्रेशन का कार्य करता है। फिर है विटामिन ए। विटामिन, ये इसमें से क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, तो उसे बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल बोलेंगे। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल है, फिश फेमस है, और कैरेट है, मीट है, मिल्क है, ये सब इसके सोर्सेज हैं विटामिन ए के, जिससे ये सब अगर आप खाएंगे तो विटामिन ए की कमी आपके बॉडी में नहीं होगा। फिर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन। इसमें जो विटामिन बी है ना, विटामिन जो बी है, इसी से इसके जो पार्ट हैं बी1, बी2, बी3, बी5, बी7, इसके जो पार्ट हैं इसी में से रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू विटामिन ए है, बी मतलब नहीं, सी है, डी है। इसके जो पार्ट होते हैं विटामिन बी के, उसमें से रासायनिक नेम ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन बी1 है थायमीन, इसका नाम थायमीन है। डिसीजेस क्या होते हैं इसके डिफिशियंसी से? बेरी। विटामिन बी की कमी से, बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसमें इसके सोर्सेस क्या हैं? ग्रेन्स हैं, अनाज जिसे बोलते हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, मीट है, राइस है, ये इसके सोर्सेज हैं। फिर है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन है। फिर है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का नाम, इसमें से विटामिन बी वाले जो पार्ट है ना, उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में बताऊँगी, अगर जिससे क्वेश्चन हर बार बनता है। विटामिन बी3 है, इसका नाम है नियासिन। इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है। 4D सिंड्रोम बोला जाता है क्योंकि इसमें 4 लक्षण होते हैं इस बीमारी में। एक तो लूज मोशन होता है, दूसरी याददाश्त चली जाती है, तो ये इसी को पेलाग्रा रोग नामक बीमारी भी बोलते हैं। इसी को 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बना हुआ है कि 4D सिंड्रोम नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है नियासिन की कमी से। या फिर ये भी क्वेश्चन इसमें से बना है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका? तो नियासिन हो जाएगा विटामिन बी3 का। इसके देखते हैं सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ईस्ट है, मांस है, हरी सब्जियां हैं, ये इसके सोर्सेज हैं। फिर विटामिन बी5। विटामिन बी5 का नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड। फिर आता है विटामिन बी9। बी9 फोलिक एसिड होता है, विटामिन बी9 वाला। फिर बी12। बी12 का रासायनिक नेम जो होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो एनीमिया होती है। एनीमिया का मतलब ये है कि जो आपके बॉडी में ब्लड है उसकी कमी हो जाना, रक्त की कमी, इसे हिंदी में रक्त अल्पता बोलते हैं। फिर विटामिन सी है। विटामिन सी का जो रासायनिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि सी खट्टा होता है तो एसिड से इसका अनुमान आप लगा लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो स्कर्वी होती है। इसमें क्या होता है? मसूड़े से खून आना, ब्लीडिंग फ्रॉम जर्म्स। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? खट्टे और रसदार फल। और देखिए, जो हमारे इम्यूनिटी को बरकरार रखता है, अच्छा बनाता है, बीमारियों से दूर रखता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। फिर है विटामिन डी। इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, क्योंकि डी का डायरेक्ट जो टर्म है ये कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, कैल्शियम से, तो इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से डिसीज़ होता है वो रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी कब बनता है बॉडी में? जब हम धूप में रहते हैं। इसका प्रमुख कार्य दांतों एवं हड्डियों का विकास करना है। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, मक्खन है, सोयाबीन है, और ये सोयाबीन रहेगा, ठीक है, सोयाबीन है। और यहाँ पे मिल्क है, पनीर है, और संतरा है, मछली का तेल है, ये सब विटामिन डी के सोर्सेज हैं। विटामिन ई। विटामिन ई का नाम जो है वो है टेकोफेरॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल। इससे क्या हो जाता है? प्रजनन क्षमता में जो कमी आ जाती है इसकी कमी से, इसकी अनुपस्थिति में मनुष्य में क्या हो जाता है? नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। इसके सोर्सेज हैं हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज एंड सोयाबीन, ये इसके सोर्सेज हैं। विटामिन के। इससे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग ना बनना। जब किसी के भी अगर कहीं पे कट जाए, उसका ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो नहीं हो रहा है, तो उस इंसान की जान तक जा सकती है, क्योंकि ब्लड बहता ही जाएगा, बहता है। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन के की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नेम है फिलोक्विनोन। ये क्वी से आ रहा ना, के से, टर्म जो है अटैच कर लीजिएगा, के से यहाँ पे विटामिन के और यहाँ से क्विनोन, मतलब कि विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन, ठीक है। ये इससे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग ना बनना, इसकी कमी से।
इसका प्रमुख कार्य है रक्त स्कंदन करना एवं यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करना। जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसी से क्या होता है, ये रक्त स्कंदन करता है, मतलब प्रोथाम्बिन जो बनता है ना, उसी से ब्लड का क्लॉटिंग होता है। और जब प्रोथाम्बिन ही इसकी कमी होगी, प्रोथाम्बिन नहीं बनेगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगा, इसलिए ब्लड की क्लॉटिंग में ये विशेष हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर एंड पनीर। फिर है वाटर। हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी होना चाहिए? 65%। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 65% वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इसका जो है फंक्शंस है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अगर वाटर का जो है काम पूछा जाए तो क्या करता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल करता है किसी भी बॉडी का। सिक्रेशन ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज के सिक्रेशन में, उत्सर्जन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और देखिए लार, पाचक रस, मलमूत्र, रक्त को तरलता प्रदान करना। जो लार है, पाचक रस है और मलमूत्र है, इनको क्या करता है, ये तरलता प्रदान करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी सहायता करता है। जो वाटर होता है वो हमारे जो मतलब भोजन में उपस्थित होते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको क्या करता है, अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है वाटर। तो कौन कौन से काम हो गए? एक तो ये तरलता प्रदान करेगा, नंबर 2 ये टेम्परेचर कंट्रोलर का काम करेगा और सिक्रेशन ऑफ वेस्टेज में हेल्प करेगा। दूसरी बात ये है कि ये पोषक तत्व जो हैं इनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अब देखिए एक व्यक्ति को 5 से 6 गिलास जल की आवश्यकता होती है। जो 6 माह के बच्चे होते हैं, 6 माह तक आपको पता ही होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे कि 6 महीने तक बच्चों को पानी नहीं पिलाया जाता और उनके शरीर में जो पानी की पूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? मिल्क के द्वारा होती है, दूध के द्वारा होता है। इसमें मतलब शिशुओं के शरीर में पानी की जो पूर्ति है वो मिल्क के द्वारा होता है। उनको पानी नहीं 6 मंथ तक पिलाया जाता है क्योंकि क्या होता है, उनका जो वृक्क होता है वो अपरिपक्व होता है। किडनी, वृक्क मतलब किडनी, जो किडनी होता है उनका वो इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर में मिनरल्स होते हैं उनका उत्सर्जन वो नहीं कर पाएगा, जिससे वह जल में घुलनशील तत्वों का उत्सर्जन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, पानी नहीं पिलाया जाता 6 महीने तक। चलिए अब देखते हैं बैलेंस डाइट। संतुलित आहार किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा, जो आप पढ़े भी होंगे इसके पहले, जो संतुलित आहार होता है उसमें हमारे प्रचुर मात्रा में क्या हो, मिनरल्स हों, विटामिन्स हों और कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, फाइबर हो, ये सब अगर ऐड होंगे एक मतलब डेफिनेट अमाउंट में तो क्या होगा, उसे बोला जाएगा बैलेंस डाइट। हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम, मतलब अधिक भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। रुक्षांश मतलब वही होता है फाइबर, तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। इस प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। आवर डाइट शुड कंटेन ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन प्रॉपर क्वांटिटी। जो प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए हो, रिक्वायरमेंट हो हमारी बॉडी को, उतने न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे भोजन में होने चाहिए, तब उसे क्या बोला जाएगा? बैलेंस डाइट बोला जाएगा। नो न्यूट्रिएंट्स शुड बी इन एक्सेस, ना ही वो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, नॉर लेस देन रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता है ना ही उससे कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। और डाइट शुड ऑल्सो कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर्स एंड वाटर। दिस टाइप ऑफ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। समझ में आ गया होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन में हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं उतने होने चाहिए, तब उसे बैलेंस डाइट बोला जाता है। सम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखते हैं इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो इस चैप्टर से कवर होते हैं या फिर नहीं होते हैं, जितना पढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। ये पिछले सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राधिका के मसूड़ों से प्राय खून बहता रहता है। अभी बताई थी जम्स से ब्लीडिंग होना क्या है, वो विटामिन बी की कमी से होता है, तथा उसके घाव ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। उसके भोजन में कमी हो सकती है। किस चीज़ की कमी हो सकती है उसके भोजन में? विटामिन बी। ये उसको क्या हो गया है? मसूड़ों से विटामिन बी नहीं, सी, स्कर्वी है। मसूड़ों से खून आना, ठीक है, मसूड़ों से खून आना, जम से ब्लीडिंग होना, विटामिन सी है, ये स्कर्वी रोग है। और मैं एक चीज़ ये भी बताई, देखिए क्या लिखा है, उसका जो घाव है ना
उसका जो घाव है वो जल्दी हील नहीं हो पा रहा है। मतलब किसकी चीज़ की कमी है? विटामिन सी की कमी है, क्योंकि विटामिन सी से ही घाव जो होता है वो जल्दी हील होता है, और यही बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, तो वो विटामिन सी होता है। तो इसमें कौन सा होगा? विटामिन सी होगा। जो घाव उसका जल्दी भर नहीं रहा और उसके मसूड़ों से जम से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये कौन सा है? विटामिन की कमी से होगा, विटामिन सी की कमी से। ऐसे देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा इसका भी, ऐसे लक्षण दे के बताएंगे। ठीक है। फिर है, चावल को पकाने से पहले पानी में कई बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन बी। अगर यहीं पे सी भी दिया रहता और उपयुक्त तो दोनों दिया रहता तो वो ऑप्शन आप लगाते। बी और सी ये नष्ट होते हैं धुलने से। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए यही नष्ट होंगे। फिर है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण कर प्रदर्शन करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञान का संबंध बोध से होता है। संज्ञान का संबंध किससे होता है? बोध से होता है। और ये क्या कर रहा है? रासायनिक परीक्षण कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? अनुप्रयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अनुप्रयोग करना। ये अनुप्रयोग कर रहा है। फिर है आगे, देखिए इसमें जो रेखांकित शब्द होगा ना, वो यहाँ पे रेखा जो मिट गया है यहाँ पे होना चाहिए, इसको फोकस करना है, इसलिए इसका आंसर अनुप्रयोग हो जाएगा। अगर संज्ञानात्मक प्रक्रिया को करेंगे तो बोध करना हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे इसका जो प्रयोग हो रहा है ना, इस पर फोकस करना है, तो इसका अनुप्रयोग हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट से हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे प्रोटीन का परीक्षण दे दिया गया। इसके पहले क्लास में मैं आपको बताई थी कि प्रोटीन और मंड का परीक्षण कैसे करते हैं। मंड किस में उपस्थित होता है? मंड जो बोलते हैं ये होता है स्टार्च, बोलते हैं इसे, स्टार्च बोलते हैं। मंड किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट मंड के फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। और देखिए इसका परीक्षण कैसे मैं बताई थी, करते हैं। एक जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त जो क्या लेंगे? फूड लेंगे। कौन सा फूड? जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिला हो। फिर क्या करेंगे? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ही मंड पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेंगे। फिर इसमें क्या डालेंगे? आयोडीन डालेंगे। आयोडीन का क्या करेंगे? सोलूशन डालेंगे। आयोडीन का सोलूशन डालेंगे, 2 से 3 बूंद डालेंगे। इसके बाद इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा या फिर ब्लू हो जाएगा, नीला या काला। ठीक है, नीला या काला, ब्लैक और ब्लू हो जाएगा, तो ये क्या होगा? अगर इसका कलर ब्लैक या ब्लू हुआ तो हम ये जान जाएंगे कि ये जो भोजन हम लिए हैं इसमें क्या हो जाए, इसमें क्या है? इसमें स्टार्च है, मंड इसमें प्रेजेंट है। ये होता है मंड का परीक्षण। और प्रोटीन के परीक्षण में क्या कर रहे थे? हम फूड ले रहे थे, कोई भी हम खाने वाला पदार्थ ले रहे थे, फिर जिसमें मतलब प्रोटीन उपस्थित हो, फूड ले रहे थे, उसको क्या कर रहे थे? उसका हम पेस्ट बना ले रहे थे फूड का। और उस पेस्ट में क्या कर रहे थे? 10 ड्रॉप अप्रॉक्स क्या कर रहे थे? वाटर ऐड कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या ऐड कर रहे थे? उसमें CuSO4 ऐड कर रहे थे, 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट। और लास्ट में क्या ऐड कर रहे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे थे। अगर इसके बाद हमें पता क्या चल रहा था, अगर वायलेट कलर इसका आता था तो हमें क्या पता चलता था कि इस भोजन में क्या है? प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो क्या है? प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है इस भोजन में। यही 2 प्रयोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन देखिए बना भी है, ये सीटर में पूछे हुए क्वेश्चन है जो भी हैं। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में हैं, जो स्टेप्स हैं वो सही क्रम में लगाना है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब। क्या है? लेकर उसमें क्या डालना है? 10 बूंद जल। ये सेकंड स्टेप पे डालते थे, ए वाला सेकंड पे रहेगा। ठीक है, ये बाद में डालते, दूसरे नंबर पे डालते थे। ए सेकंड में के 2 में है, ये दोनों ऑप्शन में है। फिर देखते हैं, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर या पेस्ट बनाएं। बिल्कुल, मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। जिस फूड का टेस्ट करना है उसे हमें उसका क्या करना होगा? पेस्ट या पाउडर बनाना होगा। तो ये सेकंड वाला सबसे पहले हो जाएगा, बी सबसे पहले, बी पहले आएगा, फिर आएगा ए, क्योंकि इसके बाद पहले हम क्या कर रहे थे? पेस्ट बना रहे थे, फिर उसमें जल डाल रहे थे, फिर उसमें CuSO4 डाल रहे थे, कॉपर सल्फेट। फिर डी होगा, BAD। इसके बाद क्या होगा? ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, डी पे होगा, ये डी वाला तीसरे नंबर पे हो। फिर सबसे लास्ट में हम डालते थे इसमें 10 बूंद क्या डालते थे? NaOH, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। ठीक है, सी वाला लास्ट में हो, BADC। ऑप्शन में सेकेंड वाला सही हो जाएगा, BADC। ये जुलाई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर चलिए देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन मिल्क, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मिल्क में है। मिल्क में आपको पता होगा क्या क्या होता है। नंबर 1 पे कैल्शियम होता है, फिर प्रोटीन होता है, और क्या होता है, विटामिन डी भी होता है, तभी तो हड्डी मजबूत होता है इससे। कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है। कैल्शियम देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए किसी ऑप्शन में कैल्शियम नहीं है, केवल फोर्थ वाले ऑप्शन में कैल्शियम है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। ये जो खाने योग्य पौधे हैं इनका कौन सा पोर्शन खाते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। फिर इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए, ऐसा मतलब ग्रुप चुनना है। फिर क्या है, जो जिसके क्या है 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक भाग एडिबल हैं, खाने योग्य हैं। इसमें देखते हैं, इसको मैं बताई थी कुछ प्लांट्स के नाम जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। जैसे मैं बताई थी, इसमें कद्दू था, पहले कद्दू बताई थी। कद्दू का क्या करते हैं, कद्दू का हम फ्लावर भी यूज़ करते हैं, प्लस उसका जो फल आता है कद्दू का उसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लावर भी यूज़ करते हैं, फल भी यूज़ करते हैं। तो कद्दू हो गया एक। तो दूसरा क्या हो गया, केला। केला के भी फूल को यूज़ किया जाता है, और केला का फल जो होता है उसको भी यूज़ किया जाता है। तो एक तो हो जाएगा, दूसरा डी हो जाएगा। और कहीं बैंगन के पत्ते को खाते हैं, नहीं खाते। भिंडी के पत्ते को खाते हैं, नहीं खाते। तो ए एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, ए एंड डी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है। मतलब कि एक अदरक से दूसरा अदरक अगर बोना है, अदरक का वो खेती करना है, तो किससे ये होता है, ये तने से होता है। आपके घर में जब अदरक आता होगा चाय बनाने के लिए, तो आप देखे होंगे कि ये मान लीजिए ऐसे अदरक है, इसमें ऐसे ऐसे निकले रहते हैं आँखें, इसके ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, छोटे 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 छोटे। उसी से नया अदरक तैयार हो जाएगा, नए अदरक का पेड़। तो इसका जननांग क्या है, तना है, स्टेम जिसे बोलते हैं, तना है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे के खाने योग्य 1 के 2 से मिलाइए। जो लोग कल की भी क्लास किए होंगे उनको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि मैं ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। जो जड़ होता है वो किसका खाया जाता है, देखिए गाजर जो होता है, गाजर है और मूली है, इन सब का क्या खाया जाता है, इन सब का जड़ खाया जाता है, जड़ यूज किया जाता है। वहीं देखिए गाजर थोड़ा सा अपवाद है, इसका जो जड़ है इन लोगों का अगर आप देखेंगे थोड़ा तना भी कहीं कहीं ऐड कर दिया जाता है कि इनके दो या दो से अधिक चीज़ों को खाया जा सकता है। एक तो तना, दूसरी जो है जड़ हो गया, तना भी इसका वही हो गया। फिर पत्तियाँ, क्योंकि इसमें देखिए ऐसे 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 गाजर हुआ, इसके बाद आप देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे तना टाइप का बनता है, फिर ये ऐसे पत्तियाँ हो गई, तो उन पत्तियों को भी यूज़ कर लिया। तो मतलब इस गाजर जो होता है उसका जड़, तना और फूल सब यूज़ किए। फूल तो होता नहीं है इसमें, मतलब ये वाला पोर्शन जड़ हो गया, ये वाला तना हो गया, ये पत्तियाँ हो गई। मतलब 2 या 2 से अधिक पोर्शन वाले इसके खाए जाते हैं। लगभग सारे पोर्शन यूज़ किए जाते हैं खाने में गाजर और मूली की। तो जड़ किसका हो जाएगा, ये जो रूट है वो गाजर का हो जाएगा, कैरेट का हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, डी। एक ऐसे आप कर लिया करिए पेपर में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया। एक क्या क्या हो जाएगा, डी। फिर है तना। तना इसमें से किसका यूज़ करेंगे, शुगर केन का, गन्ने का तना ही तो चूसते हैं, ये हो जाएगा शुगर केन। इसका क्या हो रहा है, दूसरे का सी। फिर है बीज। आपको पता होगा जो मूंगफली है, सरसों है, इन सब का क्या यूज़ किया जाता है, बीज यूज़ किया जाता है। और सरसों देखिए, सरसों का बीज और पत्ते दोनों यूज़ किए जाते हैं, पत्तों का साग बनाया जाता है। तो मूंगफली का क्या यूज़ किया जाएगा, बीज। तीसरे का क्या हो जाएगा, ए, डी सी ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, डी सी ए। इसके बाद क्या है, फल किसका यूज किया जाता है, सेब का। चौथे का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जड़ किसका यूज़ करते हैं। और देखिए अगर कोई भी आप मान लीजिए नहीं समझ पा रहे हैं, जड़ और तने में कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई भी खाने वाला चीज़ देखिए, अगर जिसमें मान लीजिए खाने वाला चीज़ है, ये मान लीजिए आपका लहसुन है, ऐसे बना रहता है लहसुन, नीचे ऐसे वाइट इसकी जड़ निकले रहते हैं, तो इसका क्या खाया जाएगा, तो जड़ तो इसका ये हो गया, तो जड़ तो खाया नहीं जाता। तो इसका ये वाला, ये जो लहसुन है ऐसे ऐसे बना रहता है, इसका ये वाला पोर्शन खाते हैं ना, मतलब ये क्या है, ये तना है। मतलब लहसुन का क्या खाया जाएगा, तना खाया जाएगा, इसका जड़ नहीं खाया जाएगा। क्योंकि जड़ जो होते हैं वो ऐसे ऐसे रेसे टाइप के निकले होते हैं, ऐसे ऐसे रेसे टाइप के निकले होते हैं, वो जड़ हो जाता है, फिर तना खाया जाता है। लहसुन हो चाहे प्याज हो, इसमें देखे होंगे नीचे वाइट ऐसे रेसे सा निकला रहता है, तो वो जड़ तो वो हो गया। फिर जो ये गोल वाला हो गया, ये तो हो गया इसका तना। तो इसका क्या यूज़ करते हैं, लहसुन और प्याज का तना यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो फाइबर टू फैब्रिक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, फाइबर टू फैब्रिक है।
और देखिए कोई भी अगर आप टेट देने जा रहे हैं, आपको जूनियर वाला टेट देना है, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी हर जगह चलता है, आपको पता ही होगा। फाइबर टू फैब्रिक मतलब रेशो से वस्त्र तक नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि लंबा चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि मैं ये चैप्टर लेके आई हूँ तो केवल 6 वाला है, 6 7th और 8th तीनों में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से रिलेटेड सब मैं एक ही क्लास 2 क्लास में मतलब ऐड कर दी हूँ, इसलिए 2 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको पसंद आए, और इसके अलावा सीडीपी वाला जो है, सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं चैप्टर वाइज, बिल्कुल पहले आप चैप्टर वाइज करिएगा, और जब चैप्टर का एंड होता है तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे हुए होते हैं उसको मैं ऐड कर देती हूँ पीडीएफ में। इसलिए सीडीपी की भी क्लासें चल रही हैं, आप सभी देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज है। फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक बार थ्योरी जो होता है आपका वो क्लियर हो जाए फिर आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें थ्योरी क्लियर करना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप सीटेट देने जा रहे हैं, यूपी टेट देने जा रहे हैं, कहीं भी देने जा रहे हैं, क्योंकि आप बड़ा देखिए ऐसे बड़ा सा पढ़ लिए 4-5 लाइन का, तो क्या यूपी अगर सीटेट का होगा तो वो 4-5 लाइन में 2-3 लाइन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि सीटेट का आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन होता है वो डिटेल में बनता है। लेकिन क्या यूपी टेट का क्वेश्चन इससे अलग थोड़ी ना बनेगा, इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं वो थ्योरी में से तो निकल के आते हैं, इसलिए थ्योरी पढ़ना, सीटेट हो या यूपी टेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, अगर आपके सिलेबस में वो चैप्टर है तो थ्योरी पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के जाएंगे तभी उससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसको अलग करके सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सीडीपी का भी देख लीजिएगा, और पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।